राम सभी के लिए। देखिए ये जो वीडियो है ये एमसीक्यूज़ की है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की है। किसके लिए? एमएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए। तो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम 17 तारीख से आ रहे हैं। उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर 101 है, एमडी 101। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस पेपर का नाम आप जानते ही होंगे, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि अधिगम और विकास का मनोविज्ञान। ये वो वाला पेपर है, यानी कि पेपर फर्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, सबसे बड़ी खासियत ये है इस वीडियो की कि इसमें पूरी पाँचों यूनिट्स हैं। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें पूरे पाँचों यूनिट्स के क्वेश्चन हैं, 1 से लेकर 5 तक सभी यूनिट्स इसमें डाली गई हैं। पाँचों यूनिट के इसमें क्वेश्चन आंसर हैं, तो आप देख लीजिएगा, आपके पेपर में बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल। ठीक है, और ये वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि पाँचों यूनिट्स के क्वेश्चन आंसर हैं, तो यहाँ पर 200 प्लस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 200 प्लस, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना पेपर से पहले इसको देख ज़रूर लेना। ठीक है, पेपर फर्स्ट के लिए है ये। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके पेपर में आने की पूरी गुंजाइश है और आपके सिलेबस में से ही हैं ये आपके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। और सबसे बड़ी बात कि जब आपके सामने क्वेश्चन आए, जैसे ये क्वेश्चन है पहला, तो क्वेश्चन जब पढ़ा जाए तो आप आंसर अपने आप करना। ठीक है, आप आंसर अपने आप करना। जैसे आपने क्वेश्चन सुन लिया, फिर आपने वीडियो पॉज कर दी, फिर आंसर अपने आप लगाया, फिर आंसर सुनना बाद में, कि देखना आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। ठीक है, ये समझना आपका ये टेस्ट भी चल रहा है और आपको आंसरिंग बताई भी जा रही है और आपसे करवाई भी जा रही है। ओके, स्टार्ट करते हैं। और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, 200 प्लस क्वेश्चन होंगे कम से कम। ठीक है, तो सही से पढ़ना, ध्यान से, और आंसर करना अपने आप, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में क्या क्या होता है। शिक्षा मतलब शिक्षा से रिलेटेड, मनोविज्ञान यानी कि व्यवहार का विज्ञान, है ना, व्यवहार का विज्ञान। तो यहाँ देखिए, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके आप आंसर लगाइए। 5 सेकेंड या 10 सेकेंड का टाइम दिया करो अपने आप को। ठीक है, उसके बाद आंसर लगाया करो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन। मानव व्यवहार आ गया और शैक्षिक गतिविधि यहाँ पर आएंगे। ठीक है, आंसर होगा डी। दूसरा देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? हाँ, वीडियो पॉज करो, उसके बाद आंसर करो आप पहले। बिल्कुल सही, सभी से, यहाँ पर दर्शन शास्त्र से भी है, मनोविज्ञान से भी है, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के विषयों से भी। आंसर इसका होगा डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे आप लगाते जाओ आंसर और अपने आप फिर आगे देखते जाओ कि आंसर सही कितना है और किसका है। फिर लास्ट में बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपने कितने सही किए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तीसरा प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों की व्याख्या करता है। तो ये कथन किसका है? ये किसने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है? किसने कहा था? बिल्कुल सही, क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। चौथा देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक निर्माण की आधारशिला है। जहाँ शिक्षक निर्माण की बात आ जाए वहाँ पर स्किनर होगा आंसर। क्या होगा? स्किनर। आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, पांचवा देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान पूर्वानुमान कर सकता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान किस चीज़ का पूर्वानुमान कर सकता है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप हाँ आंसर लगाइए, अपने हिसाब से आंसर लगाइए, किसका कर सकता है? संबंधों को ज्ञात करके ये पूर्वानुमान कर सकता है। ओके, छठवां देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। या मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है, ये किसने कहा था? ये किसने कही है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है? ये किसने कहा था? ये कहा था ट्रो ने। किसने कहा? ट्रो ने। आंसर सही से सोच समझ के लगाते जाना आंसर। ठीक है, और अब पहले अपने आप करना, फिर यहाँ पर आंसर देखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सातवां प्रश्न, की कितनी बेहतरीन बात कही। इन्होंने कहा, मुझे बालक दे दीजिए, तुम जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा बना दूंगा। मुझे बालक दे दीजिए, तुम जैसा बनाना चाहते हो ना, मैं उसे वैसा बना दूंगा। किसने कहा था? ये कहा था वाटसन ने। आंसर अपने आप करो पहले। ठीक है, आंसर पहले अपने आप करो, उसके बाद देखना फिर वाटसन ने किया। आठवां देखिए, अध्यापक की सहायता शिक्षा मनोविज्ञान करता है। अध्यापक की सहायता क्या करता है? शिक्षा मनोविज्ञान किन चीज़ों में करता है?
तो मूल्यांकन विधियों के ज्ञान में, बालक के समझने में, पाठ्य पुस्तक के चयन में और सभी में। आंसर होगा इसका सभी। ठीक है, डी आंसर लगाइए आप इसका। 9 देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत है तभी लोग मानते हैं। क्या मानते हैं? आंसर लगाओ वही सोचकर। तभी तो लोग मानते हैं, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है, तभी तो लोग मानते हैं कि जहाँ व्यवहार है वहीं तो मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान, इसलिए जहाँ व्यवहार है वहीं मनोविज्ञान है। 10वां देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार तथा व्यक्तित्व आ जाता है। ये किसने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और सारा व्यक्तित्व आ जाता है? ये किसने कहा? सोचिए। बिल्कुल सही, स्किनर ने। किसने? स्किनर ने। ध्यान रखना, शिक्षा के अंतर्गत सारा व्यवहार और व्यक्तित्व सब कुछ समाया हुआ है, सब कुछ आ जाता है, ये कहा था स्किनर ने। 11वां क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने वाले प्रकृतिवादी शिक्षार्थी कौन थे? आंसर क्या होगा? रूसो। इसका आंसर लगाइए ए। 12वां देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण में प्रयोग करने वाला विज्ञान है। ये किसने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण में प्रयोग करने वाला विज्ञान है? ये कहा था पेस्टोलॉजी ने। किसने कहा था? पेस्टोलॉजी ने। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा लग गया, टेंशन मत लेना। और इस वीडियो में से पढ़ लेना बढ़िया तरह से, आपके पेपर में अच्छा आएगा। ठीक है, हो सकता है इनमें से आपके बहुत या फिर सारे प्रश्न मिल जाएं। बस आप पेपर में जाने से पहले पढ़ जरूर लेना। ठीक है, पेपर फर्स्ट चल रहा है, ये ध्यान रखना। पेपर फर्स्ट पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज ही करा दिए जाएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ोगे, आनंद आएगा आपको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व किसमें है? इसमें देखिए, सोच कर देखिए। आंसर इसका बी, बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानने और शैक्षिक समस्या को सुलझाने में। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है? बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानने और शैक्षिक समस्या को सुलझाने में। 14वां देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक तथ्यों का विधिवत प्रयोग सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? आंसर होगा इसका ए। किसने? पेस्टोलॉजी ने। 15वां देखिए, शिक्षक के लिए मनोवैज्ञानिक का क्या महत्व है? शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का क्या महत्व है? क्या दंड देने में सरलता होती? तो भैया ये तो होगा ही नहीं। समय की बचत होती है, इससे मतलब नहीं। बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण ज्ञान कर शिक्षा प्रदान करने में सहायक होता है। तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। चलो आगे देखते हैं। याद रहे कि अभी फर्स्ट यूनिट चल रही है, फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन आंसर हो रही हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट चल रही है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने व्यवहार का स्वनिरीक्षण कहलाता है। अपने व्यवहार को आप यदि स्वनिरीक्षित करते हो तो क्या कहते हैं? अंतर्दर्शन। ठीक है, 12वां देखिए, जिस बाह्य आधार पर किसी बालक को अच्छा या बुरा कहते हैं तो वो क्या होता है? ये अंतर्दर्शन तो ये हो गया कि आप अंदर से अपना निरीक्षण कर रहे हो, लेकिन जब आप किसी बालक को बुरा या अच्छा कह रहे हो तो इसका मतलब क्या है? ये बहिर्दर्शन है। ठीक है, क्या है? बहिर्दर्शन। आगे देखिए, अंतर्दर्शन की क्रिया में मानव की कौन सी भावना काम करती है? अंतर्दर्शन की क्रियाएं हैं तो अमूर्त चीज़ें ही काम करेंगी ना। अमूर्त वो चीज़ें होती हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, आप पकड़ नहीं सकते हाथों से, केवल अनुभव कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, है ना। जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग हो तो माइंड में ही तो चलाओगे उसे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। चौथा देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रचलित विधियाँ हैं। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं? बिल्कुल सही। कौन सी? अ और ब दोनों, ए और बी दोनों सही हैं। 5वां देखिए, बहिर्दर्शन में निरीक्षण किया जाता है। तो किसका करते हैं बहिर्दर्शन निरीक्षण? भैया अपने अंदर की तो कमियों को कोई देखता नहीं, बाहर दूसरों में दोष लगाते हैं। तो बहिर्दर्शन में निरीक्षण किसका होता है? दूसरों का। किसका? दूसरों का। आंसर क्या होगा इसका? सी। ठीक है, सी आंसर लगाना है इसका। और अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 6वां देखिए, ये 6, 7, 8 तो ये लिखा हुआ है केवल, लेकिन टोटल क्वेश्चन 200 प्लस हैं। ठीक है, ये सब टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज आपके क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है? किसी कार्य या घटना के प्रति हमारी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का अपने ही अंतःकरण या मन में विश्लेषण करके किसी निष्पक्ष निर्णय पर पहुंचना ही कहलाता है। क्या कहलाता है? एक बार पुनः पढ़िए। किसी कार्य
कार्य या क्रिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। किसी कार्य या घटना के प्रति हमारी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का अपने ही अंतःकरण की बात हो रही है, या मन में विश्लेषण करके किसी निष्पक्ष निर्णय पर पहुंचना कहलाता है। क्या कहलाता है? बिल्कुल सही बोले आप, क्या कहलाता है? अंतर्दर्शन। ओके, आगे देखिए, मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार में से निर्णायक तत्व कौन सा है? तो भैया बुद्धि बहुत होशियार होती है, अपने हिसाब से सारा काम करती है, ठीक है। आगे देखिए, अंतर्दर्शन विधि में गुण है। अंतर्दर्शन का मतलब अंतर का दर्शन, तो इसमें गुण कौन कौन से हैं? इसमें विषय को अधिकानंद आता है, अरे मतलब नहीं भैया। धनार्जन होता है, मतलब ही नहीं। खाने पीने को मिलता, मतलब ही नहीं। तो इसमें प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अंतर्दर्शन है ना, अपने आप ही हम अंदर से दर्शन करते हैं, ठीक है। 9वां देखिए, अंतर्दर्शन विधि में दोष है। अब पहले गुण बता दिया, अब दोष देखिए। दोष क्या है? दोष ये है कि जब हम मानसिक क्रियाओं को के बारे में, मतलब मानसिक क्रियाओं में बहुत सारी क्रियाएं करते रहते हैं, बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं, तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अस्पष्ट और परिवर्तनशील हो जाती हैं मन में ना, और उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से हमें कठिनाई होने लगती है, टेंशन होने लगती है, चाहे वो टेंशन अध्ययन की कठिनाई से रिलेटेड हो या किसी से भी हो, ठीक है। तो अंतर्दर्शन विधि में यही दोष है कि इसमें परिवर्तनशील होने से स्वयं के अध्ययन में कठिनाई आती है, ठीक है। आंसर होगा इसका क्या होगा? डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी अंतर्दर्शन को देख रहे थे, अब बहिर्दर्शन को देख लीजिए। आपको पता है कि बहिर्दर्शन में किसके गुण दोष देखे जाते हैं, किसका निरीक्षण किया जाता है? दूसरों का, अपना नहीं, दूसरों का। तो बहिर्दर्शन में दोष क्या है? दोष ये है कि यहाँ पूर्व धारणाओं का प्रभाव और पक्षपात की संभावना होती है, क्योंकि हम दूसरे के अंदर देखते हैं ना कुछ गुण दोष, तो क्या पक्षपात में आ जाते हैं किसी चीज़ के में, या पूर्व धारणाओं में किसी ने हमसे कह दिया ये बंदा बेकार है, तो हमने वही बात मन में धारण कर लेते हैं, हाँ बेकार होगा, फिर यही सोचकर उसका निरीक्षण करते हैं, तो वो बंदा बेकार ही हमको नजर आएगा, फिर अच्छा नजर नहीं आएगा, क्योंकि पूर्व धारणा हमारी जो बन चुकी है ना। आगे देखिए, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस संप्रदाय को सिद्ध करता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अवयवीवाद को सिद्ध करता है, ठीक है। आगे देखिए, रुचियां मूल प्रवृत्तियां एवं स्वाभाविक आयोगों का स्वस्थ विकास हो सकता है। क्या हो सकता है? स्वस्थ विकास हो सकता है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये क्या है? विकास, स्वस्थ विकास कैसे होगा? रुचियों मूल प्रवृत्तियों स्वाभाविक आयोगों का स्वस्थ विकास कैसे होगा? स्वस्थ ऐसे होगा कि वातावरण जिसमें वो रह रहा है वो स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। आंसर डी लगाइए इसका। आगे चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान ने बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, जो हैं कौन कौन से परिवर्तन हैं? ये सभी जो परिवर्तन हैं, शिक्षण विधियों में सुधार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर बल, पाठ्यक्रम में सुधार, पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर बल, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल, उपयुक्त सभी। आंसर होगा इसका डी। अब देखिए, बहिर्दर्शन विधि के जनक हैं। बहिर्दर्शन विधि किसने दी थी? तो ये जो विधि थी, ये दी थी वाटसन ने। किसने? हाँ बिल्कुल, वाटसन ने दी थी। 15वां देखिए, प्रयोगात्मक विधि किस प्रकार की विधि है? तो आप सभी जानते हो प्रयोगात्मक विधि होती है वो शोध विधि होती है, रिसर्च की विधि होती है ना, रिसर्च की। 16वां देखिए, मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि की शुरुआत की, प्रयोगात्मक विधि की शुरुआत किसने की थी? बुंट ने की थी। किसने की थी? बुंट ने। 17वां देखिए, मनोविज्ञान में मनोविश्लेषण विधि के मुख्य प्रतिपादक हैं। तो मनोविश्लेषण के बारे में आप सबने बहुत अच्छी तरह पढ़ा रखा होगा कि इसके जो प्रतिपादक हैं वो है फ्राइड। कौन है? फ्राइड। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए, विकासवाद के समर्थक हैं, यानी कि विकासवाद के समर्थक कौन हैं या कौन थे? तो डी.के. बुश, गाल्टन, डार्विन या सभी? तो भैया आंसर होगा इसका सभी। क्या होगा? डी आंसर होगा इसका। दूसरा देखिए, विकास का तात्पर्य है। विकास का मतलब है क्या? बताओ। वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, यानी पहला ही आंसर इसका सही होगा, ठीक है। अब देखिए, एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब ये होता है कि बाल्यावस्था से आगे की अवस्था और किशोरावस्था से पहले की अवस्था, यानी कि ये जो काल है बाल्यावस्था के बाद है, किशोरावस्था से पहले है, जिसे कहते हैं तरुणाई की अवस्था। वो कब होती है? उसे कहते हैं पूर्व किशोरावस्था, यानी कि एज ऑफ प्यूबर्टी, पूर्व किशोरावस्था। हिंदी में नाम होता है इसका तरुणाई की अवस्था, ठीक है, जब बच्चा तरुण हो रहा होता है उस समय। चौथा देखिए, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। जो अपने आप ही विकास होता है ना, स्वाभाविक जो होता है, जिसमें कुछ करना धरना नहीं पड़ता है ना, स्वाभाविक विकास होता है अभिवृद्धि, ठीक है। 5वां देखिए, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। तो आप जानते हो कि बालक का विकास जन्म से पूर्व से होता है, माँ के गर्भ से स्टार्ट हो जाता है। ओके, आंसर होगा इसका ए। चलते हैं आगे। 6वां क्वेश्चन देखिए, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं
प्रकट होती हैं। ये किसने कहा था? विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कहा था हरलॉक ने। ठीक है, साथ में देखिए शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ये तीनों ही हैं। देखो, आप में से किसी को ये लग रहा हो कि वीडियो जल्दी जल्दी चल रही है, तो आप इस वीडियो की गति को धीमे कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके स्पीड उसको धीमे कर सकते हैं, और यदि आपको लग रहा है कि धीमे चल रही तो आप इसे जल्दी भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है कि आप किस तरह सुनना चाहते हैं, और ऐसे ही ठीक लग रहा तो आप ऐसे ही सुन सकते हैं। आगे चलते चलते, मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मानव की वृद्धि एवं विकास की जो प्रक्रिया है ना, किस सिद्धांत पर आधारित है, ये पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का, यानी कि सभी पर आधारित है ये। ठीक है, ये सभी। 9वां देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। ये किसने कहा था? ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। ये किसने कहा था? ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, ध्यान रखना, जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन है, ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। 10वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? वृद्धि और विकास को क्या प्रभावित करता है? तो भैया ये तीनों ही जो पॉइंट्स हैं प्रभावित करते हैं, यानी कि आंसर होगा इसका डी। 11वां देखिए, स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में? यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है? पहले आप प्रश्न को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, जिससे आपका आंसर भी इस प्रश्न से ही मिल जाए। स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूप में व्यापक वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न में ही उत्तर छुपा होता है और हम लोग भटकते हैं यहाँ से वहाँ, इसलिए प्रश्नों को सही पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, आपने पढ़ लिया कि स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक भिन्नताएं होती हैं, वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत पर के संदर्भ में है? तो आप समझ ही गए होंगे कि अब किसके संबंध में? यह व्यक्तिगत भिन्नता के संबंध में। ठीक है, यह व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है ये। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मानव जीवन में अभिवृद्धि की प्रक्रिया सामान्यतः कब तक चलती है? अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ, मानव की जिंदगी में ग्रोथ कब तक होती है? तो ये 18 वर्ष। शैशवावस्था की आयु मानी जाती है। ये प्रश्न तो जाने कितनी बार जाने कहाँ नहीं पूछा गया। जन्म से 3 वर्ष। ठीक है, शैशवावस्था की आयु कोई 2-2 वर्ष मानते हैं, लेकिन जन्म से 3 वर्ष ज़्यादा मानी जाती है। ठीक है, जन्म से 3 वर्ष। 13वां आंसर। आगे देखिए, बच्चे को माँ का दूध न मिले तो किसका दूध दिया जाना चाहिए? किसका दूध दिया जाना चाहिए? गाय का? अरे नहीं भैया, गाय का नहीं है इसमें आंसर। ठीक है, गाय का नहीं है, बकरी का दूध ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये बीएड में भी आता है ये वाला प्रश्न। ओके, किसका? बकरी का दूध। यदि माँ का दूध न मिले तो बकरी का दूध पिलाओ, वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। आगे देखिए, बच्चे को लगभग कितने महीने के अंदर हंसना आ जाता है? 3 महीने के अंदर आ जाता है। जन्म के समय बच्चे का भार लगभग कितना होता है? भार कितना होता होगा छोटे से बच्चे का? तो 3 किलो से 4 किलो तक होता है। ठीक है, देखो ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें अच्छा लगता है, और आपके शेयर करने से उन बच्चों को हेल्प मिल जाती है जिनके पास ये नोट्स उपलब्ध नहीं है, जिनके पास ये क्वेश्चन आंसर नहीं है, उनको हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो आप उनके पास शेयर कर दिया कीजिए, और लाइक करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा ना। तो आप अभी देख रहे हो वीडियो, लाइक कीजिए जल्दी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 17वां देखिए, जन्म के समय बच्चे की लंबाई लगभग कितनी होती है? लंबाई कितनी होती है, वजन कितना होता है, हंसता कितने महीने में, ये सारी चीज़ आप अच्छी तरह पढ़ लेना। ठीक है, जन्म के समय बच्चे की लंबाई कितनी होती है? तो 1/1/3 से 1/1/2, यानी कि 4/3 से कितनी होती है? 3/2, यानी कि 1.5 फीट तक। ठीक है, कितनी होती है? आंसर क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे इसका आंसर, सी। जिन बातों को किसी भी प्रकार से मापा जा सकता है, अब देखना, मापा जा सकता है, मापी क्या चीज़ जा सकती है इनमें सोचना, जिसमें ऊर्ध्वमुखी बढ़ाव हो। जिन बातों को किसी भी प्रकार से मापा जा सकता है और जिनमें ऊर्ध्वमुखी बढ़ाव होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या आप बुद्धि को माप सकते हो? अब तो फॉर्मूले तो चला दिए, लेकिन उस तरह नहीं मापा जा सकता है जिस तरह मापनी चाहिए। विकास को माप सकते हो? नहीं माप सकते। आंसर क्या होगा? वृद्धि को माप सकते हो, ग्रोथ को माप सकते हो, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, माप सकते हो ना। तो आंसर होगा बी। आगे देखिए, बौद्धिक शब्द किससे बना है? तो बौद्धिक शब्द भाई ऑब्वियसली बुद्धि से ही बना होगा। ठीक है, किससे बना? बुद्धि से।
चलो जी आगे चलते हैं। बालक अपनी शैशवावस्था में किस अधिगम के द्वारा सीखता है? जब बच्चा शैशव काल में होता है तो किस अवस्था के द्वारा वो सीखता है? तो किसके द्वारा सीखता है? वो डायरेक्ट देखता है, कुछ चीज़ों को सीखता है ना, प्रत्यक्षात्मक। ओके, डायरेक्ट नहीं सीखता, वो देख करके क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आगे देखिए, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो बाल विकास के जो भाग हैं वो टोटल 4 बताए जाते हैं। ठीक है, 4 बाल्यावस्था का समय है। बाल्यावस्था का समय कब से कब तक माना जाता है? तो चाइल्डहुड की एज क्या क्या होती है? आपको पता ही होगा कि चाइल्डहुड एज को कहाँ तक रखते हैं हम लोग? 5 से 12 वर्ष। जब बच्चा 5 से 12 वर्ष तक का होता है तो चाइल्डहुड एज मानी जाती है। फिर वो टीनेजर्स में आ जाता है ना आगे चल के। आगे देखिए, बालक के विकास की प्रक्रिया में विकास की शुरुआत होती है। तो बालक का विकास शुरुआत कब से होती है? तो आप जानते ही हो कि जो बालक का विकास होता है वो जब से वो माँ के गर्भ में पहुँचता है तभी से होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जन्म से पूर्व से होती है। आगे चलते हैं। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है। बाल्यावस्था में बच्चे का व्यक्तित्व कैसा होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, व्यक्तित्वहीन या उभयमुखी व्यक्तित्व? कैसा होता है? बहिर्मुखी। अंतर्मुखी नहीं होता, अंतर्मुखी तो बड़े होकर होता है। यहाँ बहिर्मुखी होता है, सब कुछ कह दिया, सब कुछ कर लिया, मम्मी ने कह दिया, पापा ने कह दिया, उसने सब सुन लिया, सब कह दिया, फिर उसने उलट कर कह दिया। हाँ, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व। 25वां देखिए, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? अब आपसे पूछा जा रहा है कि बाल्यावस्था में शिक्षा होनी कैसे चाहिए? तो देखिए, इसमें खेलकूद की बिल्कुल छूट नहीं देना चाहिए। अरे भैया बकवास चीज़। सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से, बिल्कुल सही। बाल्यावस्था का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, आंसर होगा इसका बी। ओके, चलो आगे बढ़ें। देखिए 26वां क्वेश्चन, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो बाल्यावस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है ना, बच्चा समूह में रहता है तो समूह की भावना का विकास होता है उसमें। ठीक है, क्या है? समूहता की भावना, सामूहिकता की भावना। ठीक है। 27वां देखिए, शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास की अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्था हैं? तो तीनों अवस्थाएं सही हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। ठीक है सब। 28वां देखिए, बालक से यह कहना कि घर गंदा मत करो, बेटा घर गंदा नहीं करते, तो ये कैसा निर्देश है? ये निषेधात्मक है, यानी मनाही तो कर रहे हो आप, है ना? क्या कर रहे हो? मनाही तो कर रहे हो, तो क्या है? निषेधात्मक। ओके, आगे देखिए, बच्चे को लगभग कितने महीने के अंदर हंसना आता है? अब इसका उत्तर आप बताओ, कितने महीने के अंदर हंसना आता है? अभी हमने आपको बताया ना, बिल्कुल सही पकड़े। कितना? 3 महीने के अंदर। आगे देखिए 30वां प्रश्न, बाल्यावस्था के 2 भाग कौन कौन से हैं? बाल्यावस्था के जो 2 भाग हैं ना वो कौन कौन से हैं? पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, आगे देखिए, एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के, सबसे पहली बात तो ये जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है। ठीक है, एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलस्केर से बना है, इस जिसका अर्थ क्या है? एडोलस्केर का अर्थ क्या है? इसका मतलब है उम्र बढ़ रही है बच्चे की। क्या हो रहा है? उम्र बढ़ रही है। ठीक है, उम्र बढ़ना। 32 देखिए, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से कौन सा शब्द व्यक्त कर सकता है? तो ये परिवर्तन, किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं ना, वही। ठीक है। 33 देखिए, निम्न में से कौन से कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करते हैं? कौन से कारक प्रभावित करते हैं बालक को? खान पान, दिनचर्या, वंशानुक्रम, सभी प्रभावित करते हैं। ठीक है, आंसर होगा इसका डी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूरी है। आगे बढ़ें, चलिए। 34वां प्रश्न देखिए, किशोरावस्था की शिक्षा में किस बात पर ध्यानाकर्षण की आवश्यकता होती है? किस बात पर होती है? जब बच्चा किशोर होना लगता है ना, तो किस बात पर ध्यानाकर्षण की आवश्यकता होती है? यौन शिक्षा पर, मानसिक विकास पर, पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा पर, यानी कि सभी पर। आंसर क्या होगा इसका? सभी। क्या लगाएंगे आप आंसर? डी इसका, सभी आंसर लगाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, किशोरावस्था में किशोरों में कौन कौन से गुण आते हैं? तो भैया वीर पूजा की भावना बहुत है, मैं भगत सिंह जैसा बनूंगा, मैं अब एक से तो पूछा गया भैया तो कौन बनेगा, तो उसने कहा मैं अलाउद्दीन खिलजी बनूंगा। हमने कहा मर जा डूब के गई। खैर देखिए, किशोरावस्था में कौन कौन से गुण होते हैं? वीर पूजा की भावना आती है और कल्पना की प्रधानता होती है। काश मैं ऐसा करूँगा, काश मैं ऐसा करता, या काश मैं ऐसा होता। 100 तरह की बात है, अरे मैं एरोप्लेन में जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, बहुत सारी चीज़ें। और विपरीत लिंग के प्रति लगाव होता है, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने की बातें बहुत चलने लगती हैं बच्चों में, चाहे जानते कुछ नहीं फिर भी। ठीक है, तो इसमें किशोरावस्था में किशोरों में कौन कौन से गुण आते हैं? ये सभी आते हैं, यानी कि डी आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 36वां देखिए, किस अवस्था को यौवन एवं बाल्यावस्था के मध्य पड़ने वाला संधि काल कहा जाता है?
तो यौवन अवस्था और बाल्यावस्था के बीच कौन सा संधि काल है जोड़ता है जोन है, वो किशोरावस्था। 36 का आंसर सी होगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। किशोरावस्था, बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। मानव विकास में इस अवस्था का विशेष महत्व है। यह 13 से 19 वर्ष की आयु का काल होता है, इसलिए इसे टीनेज कहा जाता है। 13 से 19 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? टीनेज, यानी टीनेजर्स जो होता है वो बच्चों 13 से 19 साल के जो होता है वो। तो ये किसने कहा था? ये सारी बात किसने कही थी? ये कही थी, हाँ आप पहले आप आंसर लगाओ, ठीक है। खोज किसने कही थी? क्रो एंड क्रो? नहीं जी, इसने नहीं। रॉस? नो नो नो, इन्होंने भी नहीं। फिर इसके ना, ये नहीं। आंसर होगा इसका डी, ठीक है। आंसर कहेंगे कुल्हन, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी। चलो जी आगे चलते हैं। देखिए कहते हैं किशोरावस्था आंधी तूफान का समय है। या बहुत सारी बातें दिमाग में चलती रहती हैं। तो ये जो किशोरावस्था का आंधी तूफान का जो समय है, ये कब से कब तक माना जाता है? ये कब से कब तक माना जाता है? बिल्कुल सही, 15-16 वर्ष का, ठीक है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का कौन सा क्षेत्र है? स्नायुमंडल, एंड्रोगेनन ग्लैंड्स और मांसपेशियों की वृद्धि। तो भैया ये सभी सही है, ठीक है। डी आंसर। मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? मानव शरीर का आकार कैसे बढ़ता है? पीनियल ग्लैंड की सक्रियता से, ठीक। 41 देखिए, बालक की, यहाँ लिखा वृद्धि, बालक की वृद्धि, वृद्धि लिख रहा है, ठीक है। बालक की वृद्धि रुक जाती है। बालक की वृद्धि यानी कि कब तक होती है और कब रुक जाती है? तो जब बच्चे की बॉडी में मैच्योरिटी आती है ना, तब बच्चे की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है, शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद। आगे देखिए, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती। ये किसने कहा था कि दो बालकों में भैया एक समान मानसिक योग्यता नहीं होती? दोनों की जो मानसिक योग्यता होती है ना, वो चेंज होती हैं, बदली हुई होती हैं। किसने कहा था? ये कहा था, वेरी गुड, हरलॉक ने। किसने? हरलॉक ने। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी क्या है? जी, मानसिक विकास। क्या है? मानसिक विकास। 44 देखिए, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस एज में होता है? सोच के देखिए। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण का विकास 11 वर्ष की जब आयु में आप होते हैं ना, तो उस समय इनका विकास होता है। आगे देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी है पुस्तक? पढ़ के देखिए एक बार। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी? हिलगार्ड एंड एटकिंसन ने, ठीक है। हिलगार्ड एंड एटकिंसन। 46 देखिए, शब्द इमोशन का अर्थ है। इमोशन का मतलब होता है उत्तेजित करना, उथल पुथल पैदा करना, हलचल मचाना, यानी कि डी। 47 देखिए, संवेग अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है। ये किसने कहा था? संवेग के बारे में, संवेग को अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष किसने कहा था? तो ये कहा था बर्नी ने। ओके, अब यहाँ भी दूसरा भी बोला, संवेग प्रकृति का हृदय, ये कहा था मैकडूगल ने, ठीक है। यदि अभिप्रेरकों की बात आ रही है तो बर्नी है, और प्रकृति का हृदय बताया जा रहा है तो मैकडूगल है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अच्छी लगाते रहिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना और लाइक भी और सब्सक्राइब भी। ओके, ये देखिए, किशोरावस्था संघर्ष, तूफान, तनाव, विरोध की अवस्था है तथा विरोध की अवस्था। ये किसने कहा था? अब तो आप सोचिए किसने कहा था, क्योंकि ये कथन बहुत फेमस है। ये अभी से नहीं, मतलब बहुत पुराना कथन, बहुत फेमस है ये। तो किसने कहा था कि जो किशोरावस्था है संघर्ष, आंधी तूफान, विरोध की अवस्था है? ये कहा था स्टैनले हॉल ने, ठीक है। दिवा स्वप्न किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त करता है? दिवा स्वप्न पलायन में। किशोरावस्था जीवन का सबसे अधिक कठिन काल है। ये किसने कहा था कि किशोरावस्था जीवन का सबसे अधिक कठिन काल है? ये कहा था किलपैट्रिक ने। शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? यानी कि मानव का विकास, मानव के विकास का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, इसमें वो पूछा जा रहा है, शारीरिक है या मानसिक है? कौन सा बताओ? या सामाजिक संवेगात्मक है? तो भैया मन आपका सही होता है, उससे आपका विकास बहुत जल्दी होता है, ठीक है। क्या होगा? मानसिक। 5वां देखिए, किशोरावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति जीवन में उथल पुथल मचाती है? कौन सी मूल प्रवृत्ति है जीवन में उथल पुथल मचाने की बात हो रही है? तो क्या होगा? काम, ठीक है। 6वां देखिए, किशोरों की रुचियों में स्थायित्व किस अवस्था में आता है? किशोरों की रुचियों में स्थायी कब होती हैं? किशोरों की रुचियाँ कब होती हैं? बिल्कुल सही, 16 से 18 वर्ष में। 7वां देखिए, अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बालक में किसका विकास किया जाता है? अनुकरण करके बालक क्या सीखता है? सच्चरित्र का निर्माण, ठीक है, सच्चरित्र व्यवहार का।
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न देखिए, पियाजे ने ज्ञानात्मक विकास के स्तर बताए। तो पियाजे ने ज्ञानात्मक स्तर के कितने स्तर बताए विकास के, ज्ञानात्मक विकास के? तो टोटल जो स्तर थे वो 5 थे। देखो एक बात ध्यान रखना, जो हम यहाँ आंसरिंग करने के अलावा जो कुछ बोल रहे हैं वो भी आप लिख लेना। यदि प्रश्न से रिलेटेड है तो आप लिख लेना, ठीक है। तो जो ज्ञानात्मक विकास के स्तर बताए थे वो 5 बताए थे। 5 कौन कौन से थे? एक तो था संवेदनात्मक गामक काल, ठीक है। 5 जो स्तर हैं वो हम आपको बता रहे हैं। एक था संवेदनात्मक गामक काल, जिसे बोलते थे सेंसरी मोटर फेज, ठीक है। जो सेंसरी मोटर फेज था उसकी जो एज है वो 0 से 2 वर्ष रहती है, 0 से 2 वर्ष सेंसरी मोटर फेज की। तो पहला तो ये स्तर था। दूसरा कौन सा था? दूसरा स्तर था पूर्व संक्रिया काल, ठीक है। पूर्व संक्रिया काल जिसे बोलते थे प्री ऑपरेशनल स्टेज, ओके। क्या? प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशन स्टेज की जो वो टाइमिंग है वो कितनी है? 18 महीने से 7 वर्ष तक। कितनी? 18 महीने से 7 वर्ष। ये क्या था? ये था संवेदनात्मक यानी कि सेंसर मोटर फेज। ये क्या है? ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 18 महीने से 7 वर्ष तक, ठीक है। तो 2 स्टेज तो ये हो गई। तीसरी स्टेज क्या है? तीसरी है मूर्त संक्रिया काल यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो जो मूर्त संक्रियात्मक काल है वो 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक के लिए है, ठीक है। उसके अलावा चौथा जो है वो है संप्रत्यात्मक चिंतन की तैयारी का काल, यानी कि क्या है? संप्रत्यात्मक चिंतन की तैयारी का काल। इसे कहते हैं द पीरियड ऑफ प्रिपरेशनल फॉर कॉन्सेप्चुअल थॉट, द पीरियड ऑफ प्रिपरेशन फॉर कॉन्सेप्चुअल थॉट, ठीक है। और तो ये जो टाइमिंग है इसकी वो है 2 वर्ष से, क्या है इसकी टाइमिंग? लगभग 2 वर्ष से 2 साल से 11 से 12 साल, ठीक है। 2 साल से 11 से 12 साल, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, ओके। किसकी स्टेज है? ये प्रिपरेशनल फॉर कॉन्सेप्चुअल थॉट की स्टेज है। तो ये चौथा स्तर था। 5वां स्तर क्या है इसका? 5वां स्तर है औपचारिक प्रक्रिया का काल, या कहें कि ज्ञानात्मक चिंतन का काल। बोलते हैं ना से द फेज ऑफ कॉग्निटिव थॉट, द फेज ऑफ कॉग्निटिव थॉट। तो इसकी जो टाइमिंग है ना वो 11 से 12 वर्ष, ओके। और इसके बाद की आयु का जो स्तर है, इसके बाद की आयु का जो स्तर है उसके बाद तक है ये, ठीक है। ये 5वां स्टेज था इसका। तो पियाजे ने जो 5 ज्ञानात्मक विकास के स्टेज दिए थे, स्तर बताए थे, वो 5 यही थे, ठीक है। आगे देखिए, पूर्व संक्रिया काल का समय क्या? अभी हमने आपको 5 स्टेज बताए हैं, है ना। तो पूर्व संक्रिया का काल अभी हमने आपको क्या बताया था? सोचिए, अभी तुरंत बताया है ना। तो उसका काल क्या था? बिल्कुल सही, क्या? 18 महीने से 7 वर्ष तक, क्योंकि पहला तो सेंसरी मोटर था ना, वो तो 0 से 2 वर्ष था। दूसरा था पूर्व संक्रिया काल यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये क्या था? 18 महीने से 7 वर्ष। आगे देखिए, पियाजे ने व्यवहार के प्रतिमानों को कहा, पियाजे ने व्यवहार के प्रतिमान को मंतव्य कहा था, ठीक है। संवेदनात्मक गामक काल का समय है, अभी हमने आपको बताया था ना, संवेदनात्मक गामक काल यानी कि सेंसरी मोटर, वो क्या था? 0 से 2 वर्ष, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, कोलबर्ग ने नैतिक विकास के स्तर बताए। तो कोलबर्ग जो थे ना, उन्होंने नैतिक विकास के स्तर बताए थे। कितने? 3, ठीक है। 3 बताए थे। आपने बहुत अच्छी तरह उनका कोलबर्ग का पढ़ा होगा। कौन कौन से थे? प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज एंड पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो 3 स्तर बताए थे इन्होंने नैतिक विकास के, यानी कि पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, ठीक है। आगे देखिए, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तर हैं, कौन कौन से हैं? ये तीनों ही स्तर हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, बालक अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में चिंतन किस स्तर पर करते हैं? चिंतन कौन से स्तर पर करते हैं बच्चे? तो भैया ये जो है पूर्व परंपरागत स्तर जो है, इस पर बच्चा चिंतन करता है, ठीक है। चौथा देखिए, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जो चारों चीज़ें हैं नैतिक विकास को प्रभावित करती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो समूह का प्रभाव हो या पारिवारिक प्रभाव हो, ओके। चलो जी आगे बढ़ेंगे अब। आगे देखिए, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुत अच्छी तरह आपको पता होगा कि जो मनोसामाजिक के बारे में कहा था, उन्होंने कहा था एरिक्सन ने। किसने? एरिक्सन ने। देखो आपके यहाँ पर इस वीडियो में आपके पेपर फर्स्ट की 5 यूनिट्स यहाँ पर इंक्लूड है, 5 यूनिट से यहाँ पर प्रश्नोत्तर लिए गए हैं,
ठीक है, आज जो आपके पेपर में बहुत हेल्प आपको करने वाले हैं, बहुत हेल्प। तो पहले तो आप इसका जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है जो हमने पूरा डाल दिया था, पूरे नोट्स डाल दिए थे, वो पढ़ लेना, और ये वाली वीडियो आप ज़रूर कंप्लीट करना इसको, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ा तो ये तो आप ज़रूर देख ही लेना, ठीक है। तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने। दूसरा देखिए, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के कितने स्तर बताए थे? तो उन्होंने टोटल 8 स्तर बताए थे, ठीक है, कितने? 8। तीसरा देखिए, विश्वास विपरीत अविश्वास स्तर का समय है। तो उन्होंने जो 8 स्तर बताए थे उसमें से एक स्तर ये भी था, विश्वास विपरीत अविश्वास का स्तर। तो इसका जो समय है वो क्या है? जन्म से 1 वर्ष तक। आगे देखिए, परिश्रम विपरीत हीनता का स्तर कौन सा है? ये भी एक स्तर है 8 स्तरों में से। तो परिश्रम विपरीत हीनता स्तर, इसका जो समय है वो है 2 वर्ष से 3 वर्ष का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं, 2 यूनिट पूरी कंप्लीट कर ली हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे तीसरी यूनिट की तरफ। जैसे कि हमने आपको बताया 5 यूनिट्स के यहाँ पे आपका पूरा पोर्शन रखा गया है, पूरे क्वेश्चन आंसर इंक्लूड हैं, ठीक है इसमें। तो 2 यूनिट हम लोगों ने कर लिए, अब तीसरी यूनिट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न है, अधिगम का अभिप्राय है। तो अधिगम तो आप सब जानते हो, अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग, यानी कि सीखना, ठीक है। क्या होता है? सीखना। आगे देखिए इसको, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ये किसने कहा था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है ना, वही सीखना होता है? ये कहा था गिलफोर्ड ने। आंसर पहले आप लोग अपने आप लगाइए, ठीक है। थोड़ा 5 सेकंड का टाइम देकर वीडियो को रोक दिया कीजिए। सो अपने आप आंसर लगाया करो और फिर उसके बाद ये आंसर देखा करो, जिससे आपका पक्का हो जाएगा बिल्कुल ना। तो व्यवहार के कारण, और फिर हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपके कितने सही हैं, ओके। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन करना क्या व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था, ठीक है। दूसरा देखिए, सीखने के प्रकार हैं, गामक, ज्ञानात्मक, निर्देशात्मक। आंसर होगा इसका डी। क्या होगा? डी। आगे देखिए, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये किसने कहा था कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है? ये कहा था क्रोनबेक ने। किसने? क्रोनबेक ने, ओके। आगे देखिए, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। किसने कहा था ये कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं का जब हम अर्जन करते हैं तो वही अधिगम कहलाता है? किसने कहा था? ये कहा था वुडवर्थ ने। किसने कहा? वुडवर्थ ने। आंसर आप लगाएंगे सी। आंसर क्या लगाएंगे? सी। चलो जी आगे देखते हैं। अधिगम एक क्रिया है जिसकी विशेषता है, यानी कि अधिगम एक क्रिया तो होती है लेकिन इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि ये सार्वभौमिकता और निरंतरता बनाए रखती है, ठीक है। अधिगम क्या होती है? सार्वभौमिकता और निरंतरता बनाए रखता है अधिगम। साथ में देखिए, संवेदनात्मक अधिगम द्वारा सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है? साइकिल चलाना, ठीक है, साइकिल चलाना। चलो आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न दोबारा आ गया, संवेदनात्मक अधिगम द्वारा सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है? अभी बताया था ना, साइकिल चलाना। एक बात और, आपको यदि किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसे दोबारा से देखा जाएगा, ठीक है, दोबारा चेक किया जाएगा उसे, ओके, रीचेक करेंगे उसे। 8वां देखिए, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यानी कि जब अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है ना, उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ये किसने कहा था? सोचिए थोड़ा सा सोचिए, किसने कहा था ये? बिल्कुल गेट्स ने कहा था। किसने? गेट्स ने। 9वां देखिए, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये किस में विद्यमान होती है? किशोरों में, शिक्षकों द्वारा प्रदत्त होती है, बालिकाओं में द्वारा होती है, सभी में। भैया ये तो सभी में होती है अधिगम, तो सब सीखते ही है, कोई प्राणी हो सब सीखते हैं ना। 10वां देखिए, अधिगम की क्रिया का सबसे प्रभावी कारक है। सबसे प्रभावी कारक क्या है? उद्देश्य की प्रबलता। यदि आपका उद्देश्य प्रबल होगा ना किसी चीज़ के लिए, तो आप अधिगम उतना ही अधिक करोगे, आप उतना ही अधिक सीखोगे, है ना। तो उद्देश्य की प्रबलता। 11वां देखिए, मेंटालिटी ऑफ एप्स। ये किसने देखी है? मेंटालिटी ऑफ एप्स। आप एप्स का नाम सुन के समझ गए होंगे कि कॉलर के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। क्या? कॉलर के अलावा कोई हो नहीं सकता। आंसर होगा ए, ठीक है। आगे देखिए, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये किसने कहा था? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये पुस्तक लिखी किसने है जिसमें ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर के बारे में, व्यवहार के बारे में कहा जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल ठीक, आप एकदम सही समझा। आंसर क्या होगा इसका? ए, स्किनर। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। अभी आप ऊपर वाले प्रश्न में पढ़े होना इसे। आंसर आप बताओ, अब इसका आंसर क्या है? आ गया? वेरी गुड, गिलफोर्ड।
वातावरण, थकान, प्रेरणा, सीखने की विधि, अधिगम इच्छा, परिपक्वता आदि किसे प्रभावित करते हैं? किसे प्रभावित करते हैं ये सारी चीज़ें? किसको? आपके अधिगम को। किसको? अधिगम को। ठीक है, आगे चलते चलिए। देखिए, निम्न में से कौन सा अधिगम का निजी कारक है? निम्न में से कौन सा अधिगम का निजी कारक कौन सा है? तो भैया देखो, मैच्योरिटी भी है, मोटिवेशन भी है, रेडीनेस भी है, तो ये सभी होंगे, है ना? क्या होगा? ये सभी। 16 देखिए, निम्न में से कौन सा अधिगम का वातावरणीय कारक नहीं है? नहीं है, निजी कारक तो ये थे, लेकिन वातावरणीय कारक नहीं है। शिक्षण सूत्र है, अधिगम का समय है, शिक्षण विधि है, लेकिन आकांक्षा नहीं है। आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या लगाएंगे आप? ए। ठीक है, 17 देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये तो भैया ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, सरल से कठिन, ये तो सब हैं, यानी कि ये सभी सही हैं। ठीक है, आप लगेंगे डी। वैसे इसमें सही होना चाहिए, कोई नहीं, तब आंसर सही होता, लेकिन क्योंकि इसमें वो है नहीं तो हम लोग इसको डी को लाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब सूत्र होते हैं शिक्षण के। 58 देखिए, अधिगम की क्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन सा है? अधिगम की क्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक, अभी आपने ऊपर वाले प्रश्न में ये पढ़ा था ना, ध्यान करो, अरे ध्यान करो तो बिल्कुल ठीक समझे। उद्देश्य की प्रबलता, उद्देश्य जितना प्रबल होगा अधिगम उतना ही अधिक अच्छा होगा। कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? कौन करता है भाई? तो भैया सब करते हैं, ये जितने कारक बैठे हैं सब करते हैं प्रभावित। सीखी हुई कोई भी क्रिया मस्तिष्क में अंकित हो जाती है, यानी आपने कोई चीज़ सीखी वो मस्तिष्क में छप गई, उसे क्या कहते हैं कि आपकी मेमोरी में है क्या ये चीज़? तो आंसर क्या होगा? स्मृति, है कि मेमोरी। आगे चलते हैं। पुराने अनुभव के द्वारा सीखने को कहते हैं, तो पुराने अनुभव से जब आप सीखते हो तो उसे कहते हैं साहचर्यात्मक अधिगम। क्या होता है? साहचर्यात्मक अधिगम, क्योंकि आपने जो पहले सीखा था उसी का अनुभव आपको अभी तक है, और आप अब नया जो सीख रहे हो उसी के द्वारा सीख रहे हो। ठीक है, आगे देखिए, बालक साधारण ज्ञान, तर्क, चिंतन, कल्पना आदि के द्वारा अनेक अमूर्त बातें किस अधिगम द्वारा सीखता है? ठीक है, अनेक अमूर्त बातें किस अधिगम द्वारा सीखता है? दोबारा प्रश्न पढ़ लीजिए। बालक साधारण ज्ञान, तर्क, चिंतन, कल्पना आदि के द्वारा अनेक अमूर्त बातें किस अधिगम से सीखता है? तो जो अधिगम होता है ये क्या होता है? प्रत्यात्मक। क्या? प्रत्यात्मक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो सभी को पता होगा, जहाँ तक सभी को पता होगा। देखिए, उद्दीपन अनुक्रिया बंधन, यानी कि SR बॉन्ड थ्योरी जो है, यानी कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी किसे कहते हैं? देखिए, कब होता है? तो देखिए, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक यानी स्टिमुलस तथा अनुक्रिया के बंधन बनते हैं, तभी तो होता है ये। इन दोनों के बीच जब बंधन बनेगा तभी तो ये कहलाएगा SR बॉन्ड थ्योरी, है ना। दूसरा देखिए, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक और अनुक्रिया साथ साथ चलती है, नहीं साथ साथ नहीं चलती है, पहले उद्दीपन मिलता है फिर अनुक्रिया होती है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ए। दूसरा देखिए, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो SR थ्योरी है उसको संबंधवाद का सिद्धांत बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ संबंध बना तभी तो कुछ हुआ। ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोलते हैं, और बॉन्डिंग थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा इसका डी, यानी कि ये सभी। ओके, चलो जी, प्रश्न सभी अच्छे हैं, टेंशन मत लेना, प्रश्न सभी अच्छे हैं, आपके पाँचों यूनिट से मिले हुए, और पाँचों यूनिट्स में के क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, तो आपके पेपर मारने के पूरे चांसेस हैं। बढ़िया तरह पढ़ के जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, और यहाँ भी अच्छी तरह पढ़ोगे तभी आपको अच्छा लगेगा। लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, चलिए चलते हैं। देखिए, द साइकोलॉजी ऑफ वांट्स, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड 1935, ये पुस्तक किसने लिखी थी? द साइकोलॉजी ऑफ वांट्स, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड किसने लिखी? आंसर लगाइए अपने आप एक बार, किसने लिखी? बिल्कुल थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक ने। आगे देखिए, क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत, ये भी सबको पता होगा, A to Z सबने पढ़ा होगा, उनके मैम ने पढ़ाया होगा कि वो एक कुत्ते के ऊपर जो किया था ना प्रयोग, किसने किया था? वो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत था। किसने किया था? पावलोव ने। किसने किया? पावलोव ने। ओके, ये पुस्तक किसने लिखी थी? नाम ध्यान कर लो, थॉर्नडाइक ने। ओके, आगे देखिए, पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था? अभी आपको बताया था ना, किस पर? बिल्कुल, कुत्ते पर। और अब ये देखिए, इसमें क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया किन संकेताक्षरों से लिखा जाता है? तो देखो, जब स्वाभाविक उद्दीपक है यानी कि
कंडीशनिंग जो अनकंडीशन स्टिमुलस है, ठीक है, यानी कि इसमें कोई कंडीशन नहीं रखी गई, ये स्वाभाविक हो रहा है, तो अनकंडीशनिंग स्टिमुलस और अनकंडीशनिंग रेस्पॉन्स, ठीक है, ये तो दोनों हो गए, स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया। अब अनुबंधित उद्दीपक यानी कि कंडीशनिंग स्टिमुलस, अनुबंधित अनुक्रिया कंडीशनिंग रेस्पॉन्स, तो पहला ही उसका आंसर होगा, ठीक है। बाकी देख लीजिए, बाकी कोई नहीं मिल रहा, ये तो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तो कंडीशनिंग स्टिमुलस है, जबकि यहाँ तो क्या है, स्वाभाविक होना चाहिए, यानी कि अनकंडीशनल होना चाहिए। और बाकी ये देखिए, यहाँ ये वाला गलत है ना, तो बस इस तरह से आपका आंसर होगा क्या, ए। आंसर क्या लगाएंगे, ए, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए पावलोव के अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के सत्यापन के प्रयोग में कौन सा स्वाभाविक प्रतिचार होता है। जब पावलोव कुत्ते पर उन्होंने अपना वो किया था, प्रयोग किया था, तो क्या देखा था, कुत्ता लार टपका रहा था, जैसे घंटी बजी लार टपकी। तो स्वाभाविक प्रतिचार क्या हुआ, कुत्ते का स्वाभाविक स्वभाव होता ही है कि खाना देकर लार टपकती है, तो वही तो हुआ था कि घंटी बजी तब भी लार टपकी, क्योंकि कुत्ते को पता था कि जब घंटी बजेगी तो भोजन आएगा, लेकिन भोजन नहीं आया और घंटी बज गई तो लार टपक गई, ठीक है। आंसर क्या होगा, ए, लार। 8वां देखिए, स्किनर का सिद्धांत किस प्रकार का है। अब यहाँ पेवलोव का सिद्धांत नहीं है, अब यहाँ स्किनर का सिद्धांत पूछा जा रहा है। तो स्किनर के कौन सा सिद्धांत दिया था स्किनर ने, रेस्पॉन्स थ्योरी। क्या था, रेस्पॉन्स थ्योरी, है ना, अनुक्रिया सिद्धांत। क्या लगाएंगे आप, आंसर होगा इसका ए, ओके। 9वां देखिए, पेवलोव का सिद्धांत क्या था, पेवलोव का सिद्धांत क्या था, स्टिमुलस थ्योरी ना, स्टिमुलस, ये स्टिमुलस थ्योरी, तो आप क्या लगाएंगे, ए, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न देखिए, स्किनर ने किस सिद्धांत की आलोचना यह कहकर की कि उद्दीपक नहीं तो अनुक्रिया नहीं, मतलब क्या कि आलोचना की है, किस सिद्धांत की, कि उद्दीपक नहीं तो अनुक्रिया नहीं। देखो, जहाँ उद्दीपक होगा वहीं तो इसकी आलोचना की गई, वहीं तो ये नाम दिया गया है, उद्दीपक नहीं तो अनुक्रिया नहीं। तो थ्योरी किसकी थी, संबंध प्रतिक्रिया, यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी, वही वाली थ्योरी है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लगेंगे, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के लिए कहा था, ठीक है। आंसर क्या है, संबंध प्रतिक्रिया, क्योंकि ये संबंध है ना उद्दीपक और अनुक्रिया का, ठीक है। तो क्या होगा, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। आगे देखिए, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था, किस पर किया था, चूहे पर, ठीक है। आंसर क्या, चूहे पर, कबूतर पर किया था क्या, बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आंसर क्या लगेंगे, चूहे पर। आगे देखिए, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, ये किसने लिखा था, ये पुस्तक साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर किसने लिखी, बिल्कुल सोचिए, पढ़िए, बताइए, किसने, हल ने, किसने लिखी थी, हल ने, यानी कि हल ने समस्याओं का हल किया, ठीक है। आगे देखिए, स्किनर किस देश के निवासी थे, किस देश के नागरिक थे, किस देश के निवासी थे स्किनर, अमेरिका के, ठीक है, किसके थे, अमेरिका के। आगे चलते हैं, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत को अधिगम के कौन से सिद्धांत भी कहते हैं। तो जो व्यवहारवादी सिद्धांत है ना, उस सिद्धांत को किस अन्य नामों से जाना जाता है, बताइए। उसे कहते हैं संबंधवादी सिद्धांत, ठीक है। 15 देखिए, अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ है, अनुकूलित अनुक्रिया, अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया उत्पन्न होना। तो भैया अस्वाभाविक उत्तेजना जो हो रही है उसके प्रति स्वाभाविक क्रिया हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, अनुकूलित अनुक्रिया का ये वाला, अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पेपर में इन प्रश्नों में से काफ़ी हद तक आने के पूरे चांसेस हैं, आप यहाँ सही से इस वीडियो को देखना बढ़िया तरह से, ठीक है। अभी और क्वेश्चन है, अभी और क्वेश्चन क्या है, अभी तो आपकी तीसरी यूनिट चल रही है ना ये, और यहाँ पूरी 5 यूनिट है। वीडियो भले ही थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन इन प्रश्नों को आप कर लेंगे तो आप काफ़ी हद तक ये लगेगा आपको कि हाँ मुझे कुछ सीख लिया मैंने, या मुझे कुछ अब आ गया, और वहाँ आपको इनमें से प्रश्नोत्तर मिलने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए आप पढ़ कर जाना, क्योंकि आपके टॉपिक्स में से, आपके सिलेबस में से, आपके पूरे पाठ्यक्रम में से ये, ठीक है। ये कहीं विदेशों से नहीं लाया है, ये आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड है पूरा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 16वां देखिए, सीखने के सिद्धांतों के प्रवर्तकों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि जिन्होंने सीखने के सिद्धांत बताए हैं उनमें से कौन सा सही नहीं है। इनमें से देखिए, उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का था, सही है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोलर का था, सही है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलोव का था, सही है, लेकिन ये सही नहीं है, पुनर्वलन वाला, ठीक है। किसने बताया था पुनर्वलन सिद्धांत, बताना एक बार, स्किनर ने बताया था क्या चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर लगाएंगे आप,
17वां देखिए, स्किनर ने अपने व्यवहार की व्याख्या में 2 प्रकार के व्यवहारों की व्याख्या की है। स्किनर ने तो कौन कौन से व्यवहार की व्याख्या की है, कौन कौन से व्यवहार है? तो पहला तो यही है रेस्पॉन्ड बिहेवियर, दूसरा क्या ऑपरेंट बिहेवियर, यानी कि ये दोनों सही होंगे। ठीक है, दोनों व्यवहार आप ध्यान रखें इन दोनों का। किसने? स्किनर ने बताया, तो दोनों व्यवहार रेस्पॉन्ड बिहेवियर, ऑपरेंट बिहेवियर। आगे देखिए, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत 1938 यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? क्रिया प्रसूत जहाँ नाम आ जाएगा वहाँ तो स्किनर ही होंगे और कोई हो ही नहीं सकता। कौन? स्किनर। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? अभी हम थोड़ी देर पहले यही तो पढ़ रहे थे, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। ओके, थॉर्नडाइक ने। देखो ये पुस्तक का नाम दोबारा आ गया, द साइकोलॉजी ऑफ वांट्स, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। आप कमेंट बॉक्स में इसकी ईयर बताओ कि ईयर कौन सी बताई थी हमने अभी ऊपर वाले पेज, ऊपर वाले प्रश्न में, इसी प्रश्न में ईयर कौन सी बताई थी, कौन से साल में लिखा गया था ये? ठीक है, बताना। अब इसकी पुस्तक का नाम, जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है ये बताओ आप। कौन है? हल। हल है क्या? याद है आपको वास्तव में? वैसे यूं ही। कौन है? हल नहीं है, गुथरी भी नहीं है, लेविन भी नहीं है। कौन है? थॉर्नडाइक है। ठीक है, थॉर्नडाइक। ईयर बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ें का। यहाँ पर आपकी 3 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं। 3 यूनिट आपकी पूरी हो चुकी हैं। अब चौथी यूनिट की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। देखो वीडियो देखते जाओ और लाइक और शेयर करते जाओ ताकि और बच्चों के पास पहुँचे, और लाइक करोगे तो अच्छा भी लगेगा ना। चलिए आगे चलें। वेरी गुड, चलते हैं। तो यहाँ पर अब 4th यूनिट स्टार्ट होती है। ठीक है, प्रश्न है, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख करता है। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? आप जानते हो, एक परिस्थिति का जो अर्जित ज्ञान हम लोग किया है, किसी परिस्थिति में जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, उसी अर्जित ज्ञान को हम दूसरी परिस्थिति में ले जाएं, तो वही तो स्थानांतरित कहलाता है, वही तो स्थानांतरण कहलाता है ना। तो ये किसने कहा था? ये कहा था सोरेनसन ने। ठीक है, इस परिभाषा को थोड़ा ध्यान रखना। किसने कहा? सोरेनसन ने। स्थानांतरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सकारात्मक, नकारात्मक दोनों होते हैं। ठीक है, ओके, सकारात्मक और नकारात्मक। तीसरा देखिए, जो व्यक्ति स्कूटर चलाना जानता है उसे मोटरसाइकिल चलाने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो ये कैसा स्थानांतरण है भैया? ये तो ईजी है बिल्कुल। जब जो स्कूटर चला रहा है वो मोटरसाइकिल चला लेगा, ये तो अच्छी बात है ना। तो सकारात्मक स्थानांतरण है ये। कैसा है? सकारात्मक, क्योंकि जो कार्य कर रहा है वो सही हो रहा है ना, बिगड़ नहीं रहा, सही हो रहा है वो। आगे चलते चलिए। ये देखिए चौथा प्रश्न, मोटरसाइकिल के मैकेनिक को स्कूटर की मरम्मत करने में कठिनाई का अनुभव होता है। अब देखो यहाँ पर कठिनाई हो रही है, मतलब ये काम सही नहीं कर पा रहा, तो ये कैसा होगा? ये कैसा अनुभव होगा उसका, और ये कैसा ट्रांसफ़र होगा? ये होगा नकारात्मक। ठीक है, क्या होगा? नकारात्मक। ओके, आगे देखिए, अधिगम स्थानांतरण को किसने प्रभावित नहीं किया? आंसर लगाओ। अधिगम के स्थानांतरण के बारे में किसने नहीं बताया बताओ? तो गिलफोर्ड ने नहीं बताया था। ठीक है, बाकी सब ने बताया था, कॉलसनिक, सोरेनसन, क्रो एंड क्रो, सब बताया था। छठवां देखिए, अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ है। अधिगम का स्थानांतरण का अर्थ क्या है? किसी सीखी हुई बात के माध्यम से दूसरी बात को सीखना। ठीक है, सीखी हुई बात के माध्यम से दूसरी बात को सीखना। आगे चलते हैं। जब सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त विचार, अनुभव या कार्य, ध्यान से पढ़ा करो प्रश्न को। जब सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त विचार, अनुभव या कार्य की आदत या निपुणता का प्रयोग दूसरी परिस्थिति में किया जाता है तो वह शिक्षा का स्थानांतरण कहलाता है। ये किसने कहा था? कि जब हम कोई विचार, अनुभव या कार्य या आदत या निपुणता प्राप्त कर लेते हैं और उसी निपुणता को, उसी कार्य विचार को दूसरी परिस्थिति में हम स्थानांतरित कर देते हैं तो वही शिक्षा का स्थानांतरण कहलाता है। किसने कहा था ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, 8वां देखिए, शिक्षण के स्थानांतरण के सिद्धांत कौन कौन से हैं और किसने प्रतिपादित किए थे? तो इसका आंसर होगा डी, सभी सही हैं और इन लोगों ने प्रतिपादित किए थे। इनको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, किसने क्या प्रतिपादित किया ये पढ़ लेना। ओके, चलो चलते हैं आगे। देखिए, अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है। अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत कौन सा नहीं है? देखिए इसमें नियमित विषय का सही है अधिगम, और मान सकते हो ये भी सही है, सामान्य विशेष ये भी सही है। बोरिंग का, भैया बोरिंग का मतलब ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि नहीं पूछ रहा है ना, सिद्धांत नहीं है, तो क्या होगा? ए आंसर होगा।
ये वाला बोरिंग का। 10वां देखिए, वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों के प्रभाव को प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभव के प्रभाव को प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। यह कथन किसका है? अंडरवुड। ठीक है, किसका? अंडरवुड। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखिए, मनोविज्ञान में प्रेरणा से तात्पर्य है, तो मनोविज्ञान में जो मोटिवेशन होता है वो क्या करता है? कैसी उत्तेजना होती है मनोविज्ञान? तो ये आंतरिक उत्तेजना। प्रेरणा क्या है? आंतरिक उत्तेजना, मोटिवेशन है ये। अच्छा, जो मोटिवेशन है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? मोटिवेशन तो मोटम से हुआ है, ये नहीं है, माटम नहीं है, मोटम है। ठीक है, MOTUM, मोटम। ओके, चलो आगे चलते हैं। देखिए, प्रेरणा की प्रक्रिया किसके अभाव में शुरू नहीं होती? अब यहाँ अभाव की बात की जा रही है कि जो प्रेरणा होती है, जो प्रेरणा की प्रक्रिया होती है, मोटिवेशन जो होता है वो किसके अभाव में नहीं हो सकता। तो भैया मोटिवेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक हमें आवश्यकता ना हो। ठीक है, हमें जब किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, अरे भाई हम परेशान है, फिर हमें कोई मोटिवेट करे तब तो अच्छा लगता है ना। तो मोटिवेशन की प्रक्रिया कब तक शुरू नहीं हो सकती? जब तक आवश्यकता ना हो। ठीक है, चौथा देखिए, वृत्तियों को अभिप्रेरणा के स्वरूप में माना है। वृत्तियों को अभिप्रेरणा किसने माना है? इस स्वरूप में किसने माना है? तो किसने माना? मैकडूगल ने। ठीक है, किसने? मैकडूगल ने। वृत्तियों को अभिप्रेरणा के स्वरूप में मैकडूगल ने माना है। पाँचवा देखिए, अभिप्रेरणा की प्राविधियाँ हैं: सीखने की इच्छा, परिकल्पना, शिक्षण विधियाँ, प्रशंसा तथा निंदा, प्रगति का ज्ञान, आकांक्षा, सफलता एवं असफलता, प्रभाव का नियम, पुरस्कार दंड। सब सही है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। पाँचवें का आंसर डी। आगे बढ़ें, गुड। देखिए, प्रेरक कोई भी विशेष आंतरिक कारक दशा, प्रेरक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को प्रारंभ करने वाला अथवा बनाए रखने को प्रवृत्त होता है। ये किसने कहा था प्रेरक के बारे में? ये किसने कहा था? ये कहा था गिलफोर्ड ने। किसने? गिलफोर्ड ने। आंसर कराएंगे गिलफोर्ड। साथ में देखिए, जॉन पी डेस्को ने अभिप्रेरणा के उत्तरदायी कारक बताए हैं। तो जॉन पी डेस्को ने अभिप्रेरणा के कौन कौन से कारक बताए हैं? उन्होंने 4 कारक बताए थे अभिप्रेरणा के। किसने? जॉन पी डेस्को ने। सही से पढ़ते हैं ना, आंसर अपने आप करते हैं ना, फिर आंसर देखना। ठीक है, आगे देखिए, किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं। ये किसने कहा था? बिल्कुल, ये किसने कहा? ये कहा था गुड ने। किसने? गुड ने कहा था। ओके, ये परिभाषा याद रखना कि किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरणा। किसने कहा था? गुड ने कहा था। गेट्स ने अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरकों के कितने कार्य बताए? गेट्स ने अभिप्रेरकों के कितने कार्य बताए थे? तो गेट्स ने जो कार्य बताए थे वो 3 बताए थे। 3 बताए थे। ओके, चलो जी आगे चलते हैं। प्रेरक कोई भी विशेष आंतरिक, ये वाले देख रहे हैं 10वां। प्रेरक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को प्रारंभ करने तो बनाए रखने को प्रवृत्त होता है। ये अभी बताया था ना आपको, बिल्कुल अभी बताया था। आंसर क्या था इसका? दोबारा वही प्रश्न आया, आंसर होगा इसका गिलफोर्ड। ठीक है, अभिप्रेरणा के मूल संप्रत्यय हैं। तो मूल संप्रत्यय कौन से अभिप्रेरणा के? ये सभी हैं: आवश्यकता, प्रोत्साहन, चालक। ठीक है, सभी हैं। आगे चलते हैं, आप देखते जाइए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए। ठीक है, जिससे और बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुँचे और उनको भी कठिनता न आए अपना पेपर करने में। ठीक है, आप यदि पहुँचा दोगे तो उनकी हेल्प हो जाएगी, बस इतना हो जाएगा। ओके, और हेल्प होगी तो भैया सब लोग फिर दुआएं भी देते हैं कि उसने मेरी हेल्प कर दिया। तो आप ऐसा करना, वीडियो को शेयर करना उन बच्चों के पास जिनके पास नहीं है। अभी तो और भी क्वेश्चन आंसर हैं, परेशान हो तो अभी हुआ कहाँ है पूरा, अभी तो आपको और भी पढ़ना है। ठीक है, बस ये शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। चलो आगे चलते हैं हम लोग, बहुत बातें हो गई। ये देखिए, इसमें बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये किसने कहा था? बुद्धि क्या है? कार्य करने की एक विधि है। किसने कहा? सोच के देखिए, किसने कहा होगा ये? वुडवर्थ ने। गुड, चलो जी आगे पहुँचते हैं। वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। ये किसने कहा था? बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति किसने कहा था? गाल्टन ने। किसने? गाल्टन ने। ओके, आगे देखिए, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है। यानी कि बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति किसने कहा? गाल्टन ने कहा। लेकिन अमूर्त वस्तुओं की जब बात आ गई कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है,
तो ये किसने कहा था? अमूर्त विषयों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो टर्मन ने कहा, ओके। बुद्धि त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत वो स्पीयरमैन ने दिया था, आप सभी को पता होगा। किसने? स्पीयरमैन ने। आंसर क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे इसका, ओके। चलो जी, वेसलर ने निम्नलिखित में से किन योग्यताओं को सम्मिलित किया? वेसलर ने निम्नलिखित में से किन योग्यताओं को सम्मिलित किया? वातावरण को प्रभावशाली ढंग से व्यवहार करने की योग्यता, तर्कपूर्ण चिंतन की योग्यता, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की योग्यता, यानी कि ये तीनों सही है। आंसर होगा इसका डी, ओके। चलो डी आंसर लगाइए। आंसर क्या होगा? डी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यदि किसी बालक की शारीरिक आयु, अब ये ध्यान से सुनना, ये बुद्धिमत्ता में से आ गया प्रश्न है। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष, हाँ, यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष, मानसिक आयु 13 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? आपको पता है ना बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला? IQ बराबर होता है मेंटल एज अपॉन करंट एज इंटू 100, ठीक है। यही तो होता है, मेंटल एज अपॉन करंट एज इंटू 100। तो मेंटल एज कितनी है? मानसिक आयु कितनी है इसकी? 13 वर्ष है, तो ऊपर रखेंगे हम 13 वर्ष, ठीक है। और क्या है? और शारीरिक आयु यानी कि इसकी करंट एज जो है उसके शरीर की जो अभी आयु है वो कितनी है? 10 वर्ष इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। तो आंसर करिए 10 ढाई 100, तो 10 का 13 में करो तो 130, ठीक है। इसकी आयु कितनी होगी? 130 होगी, ओके। उसकी जो बुद्धिमत्ता है, वो जो बुद्धि लब्धि है वो होगी 130, तो आंसर होगा इसका स, यानी कि 130, ठीक है। इस तरह आप कर पाएंगे। इसी तरह से क्या होगा? स, यानी कि सी। आगे देखिए, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। ये किसने कहा था? समस्या को समाधान करने के लिए उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो क्षमता के बारे में जो बात करी थी वो किसने की थी? वो की थी क्रॉनबेक ने, ठीक है। किसने? क्रॉनबेक ने। 8वां देखिए, बुद्धि के प्रकार हैं। तो बुद्धि के भी अमूर्त, गामक, सामाजिक तीनों ही होते हैं। आगे देखिए, यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उस बुद्धि लब्धि क्या होगी? अभी जो फॉर्मूला बताया ना वही लिख दीजिए, ठीक है। मानसिक आयु 12 वर्ष है और अभी की जो आयु है वो 10 वर्ष है, करंट एज इंटू 100, 10 ढाई 100, 12 ढाई 120, तो 120 हो गई, क्लियर, ठीक है। कितने होंगे? 120, ओके। चलिए आगे चलते हैं। किसी बुद्धि में, इस प्रश्न का आंसर आप बताएं हमको, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बता सकता है। किसी बुद्धि में 12 वर्ष के बालकों के लिए निर्धारित औसत मान 75 है। इसे पढ़ना फिर आंसर लगाना। किसी बुद्धि में 12 वर्ष के बालकों के लिए निर्धारित औसत मान 75 है। एक 10 वर्ष के बालक का इस परीक्षा में औसत मान 75 है। उसकी मानसिक आयु क्या होगी? ओके, तो चलो हम ये आंसर बता देते हैं इसका कि उसकी मानसिक आयु क्या होगी। उसकी आयु होगी 12 वर्ष। लेकिन अब आप ये बताना हमको कि कैसे होगी, ठीक है। क्या बताएंगे आप कि उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष कैसे होगी, ठीक है। यहाँ क्या निकालना है? यहाँ मेंटल एज निकालनी है। वेरी गुड, तो आप वही निकाल के बताएंगे कैसे होगी 12 वर्ष, ठीक है। 11वां देखिए, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो द्विखंड सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? स्पीयरमैन ने, ठीक है। किसने दिया था? स्पीयरमैन। चाहे त्रिआयामी सिद्धांत हो चाहे द्विखंड सिद्धांत हो, स्पीयरमैन ने दिया था, ओके। 12वां देखिए, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का संशोधन करने वाले हैं, यानी कि विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का संशोधन किसने किया था? तो किसने किया? टर्मन ने किया। आंसर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे आप, और लगाएंगे, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। पूरी वीडियो में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो आपके पूरे सिलेबस से हैं। पेपर फर्स्ट यहाँ चल रहा है, आपको भली भांति याद होगा। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, उसकी 5 यूनिट्स के MCQs आपके सामने रखे जा रहे हैं। इनको आगे ज़रूर बढ़ाएं और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत आवश्यक है उन बच्चों तक पहुँचाना इनको जिनके पास बुक्स नहीं हैं, ओके। चलो चलते हैं, क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तो बने हैं। यदि इंसान होकर भी हेल्प ना कर पाए तो मतलब क्या रहा इंसान बनने का ना। तो हेल्प उनकी ज़रूर करना आप, ओके। चलो चलते हैं। TAT, पहले तो TAT की फुल फॉर्म याद रखना, बिल्कुल दिमाग में उतार लेना, क्योंकि TAT की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। TAT की फुल फॉर्म क्या है? थीमेटिक एपरसेप्शन परीक्षण, ठीक है, टेस्ट, ओके। थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। TAT की फुल फॉर्म क्या है? एक बार आँख बंद करिए, बोलो। हाँ बोलो, तो बचपन में बोलते थे ना, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, ठीक है। अब देखिए आगे, TAT में कहानियों का विश्लेषण किस आधार पर किया जाता है? तो TAT में हम
कहानियों का विश्लेषण किस आधार पर करते हैं, भाषा शैली कैसी है इसकी ये देखते हैं, कथानक क्या है ये देखते हैं, व्यक्तित्व कैसा है ये देखते हैं। तो आंसर होगा इसका डी। ठीक है, ये इसका याद रखना है, इसका जो इसकी फुल फॉर्म है ये याद रखना। ठीक है, 14 देखिए, बुद्धि की प्रमुख विशेषता है। बुद्धि की विशेषता क्या है, बुद्धि की प्रमुख विशेषता क्या है, देखिए बुद्धि जन्मजात होती है, सही है। सीखने की क्षमता होती है, सही है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है, सही है। आंसर होगा डी। 15 में देखिए, बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत 1911। सबसे पहली बात, एक तत्व का सिद्धांत कब आया था, 1911 में आया था। अब इसके प्रतिपादक कौन थे, क्योंकि एक तत्व की बात की जा रही तो कौन प्रतिपादक थे, तो भैया बेने, स्टर्न और टर्मन, ये तीनों ही थे जिन्होंने बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत दिया था। आंसर क्या लगाएंगे आप, डी लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे आप। 16 में देखिए, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। बहुकारक सिद्धांत, बहुत सारे कारक जिन्होंने बताए थे, बिल्कुल कौन थे, थॉर्नडाइक। 17 में देखिए, सतर्क रहने की शक्ति का नाम ही बुद्धि है। ये किसने कहा था कि सतर्क रहो, इसी का नाम तो बुद्धि है, इसी शक्ति का नाम तो बुद्धि है। किसने कहा था, स्काउट ने। ठीक है, स्काउट ने कहा कि एक्टिव रहो, सतर्क रहने की शक्ति का नाम ही बुद्धि है। शक्ति से स्काउट को जोड़ दो। ठीक है, स्काउट। आगे चलें जी, चलते हैं। अपने को पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता। पुस्तकीय ज्ञान की जहाँ बात आ जाए, पुस्तकीय ज्ञान, वहाँ समझना अमूर्त की बात की जा रही है। ठीक है, अमूर्त की, ज्ञान अमूर्त होता है, ज्ञान को आप पकड़ नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, है ना, अमूर्त होता है, महसूस कर सकते हो। तो अपने को पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। क्या ये अमूर्त। ठीक है, अमूर्त बुद्धि कहलाती है। अब आगे चलते हैं। आपका ये जो पेपर चल रहा है फर्स्ट, अब बिल्कुल एंडिंग के कगार पर है, बिल्कुल एंडिंग। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना भैया, बहुत बच्चों की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो इसको और देख लेते हैं हम लोग। ये 5th यूनिट में ही है। ठीक है, समायोजन। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। ये किसने कहा था, ये कहा था शेफर ने। किसने कहा, शेफर ने। इस बड़ी सी परिभाषा को अपनी आंखों के सामने से 2-3 बार निकाल देना और ऐसे पढ़ लेना कि समायोजन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाता है। किसने कहा था, शेफर ने। एक भली भांति समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं कैसी होती हैं, क्या होती हैं, शारीरिक दृष्टि से समायोजित, व्यावसायिक समायोजन, संवेगात्मक रूप से, यानी कि सब सही है इसमें, है ना। आंसर डी। समायोजन के प्रकार क्या है, व्यक्तिगत, व्यावसायिक, सामाजिक, सभी सही है इसमें। तो भाई ये देखिए, आपका ये जो पेपर 101 है, MD 101, ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहाँ हमने 5 यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, और आपके टोटल क्वेश्चन 200 प्लस हो गए हैं। अब आप ये बताना आपके कितने सही हुआ, आपने कितने सही किए हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, वीडियो को ज़रूर शेयर करना जिससे उन बच्चों की हेल्प हो जाए। हम बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बुक्स नहीं है, मिल नहीं रही उनके आसपास ना, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दोगे, उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके, तो फिर क्या है, आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। ये पहला पेपर था 101, और हमने कल सेकंड पेपर के प्रश्नोत्तर डाल दिए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेकंड पेपर के फर्स्ट यूनिट के। ठीक है, अब सेकंड पेपर के सेकंड यूनिट के भी डाले जाएंगे, लेकिन अभी फर्स्ट यूनिट के ही डाले थे कल। और फिलहाल तो आप ये देखिए, ये फर्स्ट पेपर का पूरा कंप्लीट हो गया, 1 से 5 यूनिट पूरी हो चुकी हैं यहाँ पर। ठीक है, अब कोशिश करेंगे शाम तक सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट के भी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आ जाएं। ठीक है, ऐसी कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है, जल्दी आपका पूरा कोर्स भी कंप्लीट होगा और आप अच्छी तरह से पारंगत भी हो जाएंगे इन चारों पेपरों में, टेंशन मत लेना। ठीक है, और इनके अलावा रिसर्च पेपर पूरा यहाँ कराया जा चुका है, आप भली बात ही देख सकते हो अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, एक एक शब्द आप समझ पाओगे। ठीक है, चाहे वो प्लेसबो हो या रिसर्च से रिलेटेड कोई वाक्य हो या वर्ड हो। ठीक है, आप समझ पाओगे। चलिए, और कोई बात हो, कुछ कहना हो, सुनना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मेहनत आपके लिए की जा रही है। ठीक है, ज़रूर बताइएगा। ओके, फिर मिलते हैं, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय। ये आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हुआ, थ्योरी बेस वाला भी और ऑब्जेक्टिव बेस वाला भी। ठीक है, फिर मिलेंगे, बाय, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, राधे राधे।